संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं भाटिया आंटी को। आंटी आप प्लीज आएं और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। संगत जी नमस्ते टू एवरीवन। मेरा नाम होमंती भाटिया है। वैसे इट्स अ डिफिकल्ट नेम, तो ज्यादातर लोग मुझे मंदिर में हेमंती आंटी या भाटिया आंटी बोलकर ही बुलाते थे। तो सबसे पहले तो मैं गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहूंगी कि मुझे ये मौका दिए बड़ा मंदिर का जूम प्लेटफॉर्म का सत्संग शेयर करने के लिए। मैं पहले लोगों के घर में सत्संग शेयर की हूँ या अपने घर में सत्संग में शेयर की हूँ, बट सोशल मीडिया में जूम में ये मेरी पहली बार मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो आई एम वेरी नर्वस। तो मेरा भूल चूक के लिए गुरु जी से भी माफी मांगूंगी और आप सब लोगों से माफी मांगूंगी। तो विक्रम अंकल ने मुझे बताया है कि कोशिश करने के लिए ज्यादातर हिंदी में बोलने के लिए, तो मैं हिंदी में ही बोलूंगी, लेकिन मेरे हिंदी के लिए माफी चाहूंगी क्योंकि मैं ओरिजिनली बंगाली हूँ और मेरे सारे वो जेंडर्स गलत होता है, तो उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। सबसे पहले तो आई वुड लाइक, आज जो सत्संग के लिए विक्रम अंकल का कॉल आया, ये इटसेल्फ एक सत्संग है। तो मैं हम लोग अभी इंडिया के बाहर, मेरा हस्बैंड एक सीनियर ब्यूरोक्रेट है, लेकिन हम अभी इंडिया के बाहर पोस्टेड थे। तो मैं पिछले 1 साल से मैं जब से देख रही थी कि मंदिर का सत्संग होता है और उसमें रिकॉर्डिंग भेजना होता है या फिर उसके बाद मंदिर से कॉल आता है, तो मैं कई बार सोची थी कि मुझे ऐसे रिकॉर्डिंग करके भेजना है और फिर सत्संग शेयर करना है, बट वो ना रिकॉर्डिंग मैंने कभी कर पाई और ना मैंने कभी शेयर किया। और फिर टाइम जोन का डिफरेंस था, तो फिर मुझे लगता था कि वहां से कॉल आए और तब मैं अवेलेबल ना हूं, ये सब चक्कर में मैंने नहीं किया। तो हम लोग अभी जस्ट लास्ट मंथ शिफ्ट किए हैं इंडिया वापस। इस वीक इनफैक्ट मेरे अंकल का थोड़ा तबीयत भी खराब था और नेक्स्ट वीक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीक मेरी बेटी के स्कूल की वजह से। मेहर की स्कूल शुरू हो रहा है, स्कूल नया ये है, तो ये बहुत ही क्रूशियल वीक है। और अचानक विक्रम अंकल का फोन आता है। मैंने इनफैक्ट अननोन नंबर देखकर एक बार सोचा उठाऊं, फिर उठा लिया, तो उधर से जय गुरु जी सुनकर आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। एंड जब अंकल ने मुझे बोला कि आंटी आप सत्संग शेयर करेंगी, तो एक मतलब ये मुझे लगा गुरु जी का ब्लेसिंग है, जैसे गुरु जी घर आके हमें ब्लेस कर रहे हैं। गुरु जी हर पल साथ में। एंड आई वॉज रियली मिसिंग कि कल भी मैं बड़ा मंदिर नहीं जा पाई, आज भी नहीं जा पाई, एंड आई वॉज रियली वेरी कीन टू गो टू बड़ा मंदिर, लेकिन वहां पे नहीं जा पाई। तो गुरुजी जैसे मुझे आज सत्संग शेयर करने के लिए बोलकर घर पे बैठ के गुरुजी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो एंड इवन द शब्द, आज जो दोनों शब्द हुए कि मतलब जन्म जन्म के साथ गुरुजी रहे, हमारे ऊपर हाथ रखें, इससे ज्यादा बड़ा चीज हम कुछ मांग भी नहीं सकते। तो लेकिन शुरुआत, जैसे गुरुजी बोलते थे शुरुआत से शुरू करने के लिए, तो शुरुआत से शुरू करने के पहले मुझे अपना बैकग्राउंड में थोड़ा सा इसलिए बताना चाहती हूँ कि बताने के लिए कि हम क्या सोच के आए थे गुरुजी के पास, और गुरुजी कितने प्यार करते और कितने दयालु और कितने हम सब लोग को माफ कर देते कि अगर हम सही भावना से भी नहीं आते हैं तब भी गुरुजी हमें प्यार से अपने फोल्ड में अगर ले लेते हैं तो कभी हाथ नहीं छोड़ते हैं और हमेशा साथ रहते हैं। तो मैं एक बंगाली हूँ, मैरिड टू अ भाटिया। तो मैं बचपन से कभी पूजा पाठ नहीं की, भगवान में हमेशा विश्वास थी, लेकिन कभी पूजा पाठ व्रत ये सब में नहीं थी। तो भगवान की जगह वो खाली थी, मतलब ठीक है, मालूम है कि हिंदू है तो शिव जी है, कृष्ण जी है, लेकिन भगवान बोलकर एक निराकार, मतलब कुछ दिमाग में नहीं था। तो बाद में गुरुजी के पास मैं एक अगर कहूंगी तो आके ही मुझे पता लगे थे गुरुजी भगवान है, तो फिर मैं झूठ बोलूंगी। लेकिन धीरे धीरे जब गुरुजी को ये भी नहीं समझ में आया था कि हम भगवान के पास आए, लेकिन इतना हो गया था कि गुरुजी का चेहरा, भगवान बोलने से गुरुजी का चेहरा दिमाग में आता था। लेकिन शुरुआत ऐसे नहीं थी संगत जी, शुरुआत वाज बहुत ही लाइटली मैंने लिया था, बहुत ही मजाकी इसमें लिया था। तो मैं वहीं से बोलूंगी और गुरुजी से मैं हर बार माफी मांगती हूँ कि गुरुजी ऐसे करने के लिए मैंने गलत थी, और गुरुजी आई एम श्योर मुझे माफ कर चुके हैं, नहीं तो हम गुरुजी के साथ जुड़े नहीं रह सकते थे। तो जैसे
हम में से बहुत कम लोग होंगे जो बिना कोई मतलब के गुरुजी के पास आए। हमारे हर एक के पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था, तभी गुरुजी के साथ जुड़े हैं। हमारे साथ भी ऐसे था। तो हमारे एक फ्रेंड, मेरे हस्बैंड के बैचमेट थे, तो उसने बोला एक गुरुजी है हमारा, तुम चलोगे? तो उस टाइम वो फ्रेंड मेरठ में पोस्टेड था। उस टाइम मैं अपना जॉब छोड़कर जा रही थी जहां पे हस्बैंड पोस्टेड थे। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, चल दूंगी। उसके बाद उसने, उस टाइम जो है हम ऐसे ही गुरुजी के पास नहीं आ सकते थे। गुरुजी या तो खुद डायरेक्टली बुलाते थे या फिर कोई जाके परमिशन मांगते थे, तभी अगर गुरुजी हाँ बोलते थे तभी हम जा सकते थे। तो उसने गुरुजी से बात की थी, लेकिन somehow he did not communicate it to me, और मैंने भी कभी पूछा नहीं। उसके बाद प्रॉब्लम बढ़ता गया। 2004 फरवरी में हम दिल्ली में आए थे हमारे बैचमेट्स के गेट टुगेदर पे। आईआईटी का बैचमेट्स का गेट टुगेदर था, तो वहां पे आए थे। आके इसी फ्रेंड के घर में फिर सुबह गए। तो फ्रेंड ऑफिस जा रहा था, तो उसका ऑफिस का बैग खुला हुआ था और गुरुजी का एक छोटा सा फोटो वहां पे रखा हुआ था। तो हम अभी सब लोग जानते, तब तो गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, ना फोटो देखे थे, ना वो फ्रेंड ने कुछ बताया था, सिर्फ ऐसे ही बोला था कि मैं गुरुजी को जानती हूँ, जाओगे। एंड आई हैड फॉरगॉटन ऑल अबाउट गुरुजी। लेकिन यही है कि जब टाइम होता है तभी गुरुजी के पास जाना होता है। तो मैंने एक झलक वो फोटो देखा, तो एक झलक में लगा कि बहुत फेयर, बहुत मतलब जैसे फॉरेनर जैसे कि एक झलक। तो मैंने मजाक से उसको बोला, ये कौन फिरंग का फोटो रखे हो तुम अपना बैग में? तो उसने हंसा, बोला कि अरे यही वही गुरुजी है, मैंने तुम्हें बताना भूल गया था, चलोगे आज? तो उसी दिन हम वापस जा रहे थे दिल्ली से बाहर। तो ऐसे नहीं, फिर आज तो हम जा रहे वापस, फिर कभी आएंगे। फिर चले गए। उसके बाद हम और स्ट्रेस में आ गए, प्रॉब्लम्स बढ़ता गया। तो फिर सोचे कि अच्छा उसने बोला था, और एक फ्रेंड हमें बताया था, उसने बोला कि असम में गुवाहाटी में एक बाबा है, उसके पास जाओगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वेरी सेल्फिशली हमने ये सोचा, मैंने सोचा, हमने भी नहीं बोलना चाहिए, मैंने ये सोचा कि पहले दिल्ली पास में दिल्ली वाला ट्राई कर लेते हैं। तो फिर हमने उस फ्रेंड को फोन किया, बोला हाँ हाँ आ जाओ। तो फिर तो उस फ्रेंड के साथ हम जब जा रहे थे, उसने हमें गुरुजी के बारे में या वहां पे क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ नहीं पता है। एक तरफ से वो बहुत अच्छा था कि हम एकदम क्लीन स्लेट में गए, लेकिन एक तरफ से ये भी था कि हमने गलतियां खूब सारे की, जैसे हमें मालूम ही नहीं था कि मांगना नहीं चाहिए, सीधे ही जाके मान, ये पता नहीं कि मान पाते नहीं मान पाते, लेकिन कम से कम कोशिश कर सकते थे। लेकिन ये भी था कि कुछ नहीं मालूम था, तो गुरुजी से मतलब जैसे मैंने अपने फादर को बहुत साल पहले खो दिए थे, जैसे कि मैंने उनको फादर के रूप में देखा, मतलब एक बहुत और बहुत बहुत प्यार मिला। तो उसने सिर्फ इतना बोला कि तुम इतना कर सकते हो, कि मैंने बोला देखो मैं जाऊंगी तुम्हारे, अच्छा इसके पहले और एक चीज बताना पड़ेगा कि मतलब मैं जब ये प्रॉब्लम्स चल रहा था तो मैं खूब सारे एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह सबके पास गई थी। तो कई लोगों ने बोला अरे तुम नॉनवेज खाती हो, इस चक्कर में तुम्हारा प्रॉब्लम है। एंड आई लव माई फूड, मुझे नॉनवेज खाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने वो पंडितों के बातों में आके नॉनवेज खाना भी छोड़ दिया था। दोस फ्यू 5-6 मंथ्स मेरे जिंदगी का बहुत ही मिजरेबल, मैं जब मैं दूसरे लोगों को देखती थी तो मुझे बहुत ही खराब लगता था, और कुछ फायदा भी नहीं हुआ तो मुझे बहुत खराब लगता था। तो मैंने इस फ्रेंड को बोला कि देखो मैं जाऊंगी, लेकिन अगर तुम्हारे गुरु ने मुझे बोला कि नॉनवेज खाना छोड़ दो, फिर मैं वापस नहीं आ रही हूँ। और वैसे भी आई एम गोइंग टू गिव हिम 1-2-3 मंथ्स, उससे ज्यादा अगर मेरा काम हो गया तो ठीक है, और अगर नॉनवेज खाना बोल दे, मना कर दे, तब तो मैं वापस आज के बाद जाऊंगी नहीं। तो उसने हंस के बोला कोई बात नहीं, तुम जाके सिर्फ कैन यू गो एंड टच हिज फीट, जाके उनका मत्था टेक सकते हो? ऐसे बिल्कुल, इतना तो हमारे संस्कार में है कि हम बड़ों का पैर छूते हैं, तो वो मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। तो मुझे कुछ नहीं मालूम था कि कैसे है गुरु का, जैसे हमारा एक नॉर्मल दिमाग में होता है कि मतलब सैफरन पहने हुए हैं और प्रवचन दे रहे, लेकिन जब गुरुजी के पास पहुंचे इट वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट माहौल। वहां पे मतलब elite of Delhi and all over in India and some from बाहर से भी, मतलब beautiful people, all famous people, top bureaucrats, top army people, top politicians, सब होते थे। तो मैंने वहां पे गई एंड जाके मतलब थोड़ा सा सोचे कहाँ आ गए हम। लेकिन जैसे ही जाके गुरुजी का मैंने पैर छुआ, द फर्स्ट थिंग गुरुजी ने मुझे बोला, बंगालन है, हिलसा मच्छी खाती है। आई वॉज वेरी हैप्पी।
तो अभी भी कितना गलत सोच है। मैंने बोला चलो, मैंने फ्रेंड को मनी मन सोचा कि चलो ये पहला टेस्ट तो गुरुजी पास हो गए, उन्होंने नॉनवेज खाने के लिए तो मना नहीं किया। बट अब मैं क्या जानती कि मतलब गुरुजी बेसिकली भगवान है, ये तो पता ही नहीं था। बट गुरुजी ने बहुत प्यार से बात की, उन्होंने बोला कि कल फिर आना। अच्छा, कल जो है अगले दिन जो है हमने अपना कुछ जर्नलिस्ट फ्रेंड्स वगैरह के साथ कुछ पार्टी वार्टी ऑर्गेनाइज थी, तो फिर उनको फोन करके कैंसिल करना पड़ा। फिर अगले दिन आए, फिर बहुत अच्छा लगा वो साथ में बैठ के लंगर करना। फिर गुरुजी ने बैठ के लोगों से सत्संग शेयर करवाते थे छोटा छोटा ग्रुप्स में कि भाटी आंटी सुन। तो ऐसे कर करके हम आने लगे। देन गुरुजी asked me to get an ओम बनवाने के लिए सोने के 5.25 ग्राम की, और फिर वो हम बना के ले आए। और अब उस टाइम कोइंसिडेंस सोचे थे, लेकिन अब नहीं लगता कोइंसिडेंटली है। जो सोनार के पास गए उस दुकान के नाम भी था गुरुजी ज्वेलर्स, जय गुरु ज्वेलर्स, समथिंग लाइक दैट। उस टाइम लगा था अच्छा ये तो मतलब इंटरेस्टिंग है, गुरुजी ने बोले हैं और ऐसे दुकान के नाम भी ऐसे हैं। तो हमने आके वो भी ब्लेस करवाए। और फिर उसके बाद जो मैंने 1 महीना 2 महीने सोचा था वो तो हम भूल ही गए कहा। मतलब वो एक मैग्नेटिक पुल था गुरुजी का, और इतने प्यार वाला वहां पे आके जैसे पॉजिटिविटी का पूरा रिचार्ज हो जाता था। उस टाइम हम लोग, मेरा हस्बैंड दिल्ली में पोस्टेड नहीं था, हम बाहर थे। तो हम मौका ढूंढते थे कि कैसे कैसे हम दिल्ली में आए, या तो कोई टूर बना ले, या फिर कुछ ना हो तो वीकेंड में ही आ जाए। ये तो मालूम था कि थर्सडे टू संडे है, तो वीकेंड फ्राइडे नाइट को आ जाए या सैटरडे आ जाए। और गुरुजी से, सिर्फ गुरुजी से मिलने आते थे। फ्रेंड्स रिश्तेदार किसी को नहीं बताते थे, लेकिन आके रुकना पड़ता था कहीं, तो किसी फ्रेंड के घर में जाते थे। ये भी अच्छा नहीं लगता था, जैसे होटल में जैसे रुक रहे, क्योंकि शाम को हम निकल जाते थे गुरुजी के पास, उन्हीं से गाड़ी मांग के लेकर चले जाते थे, या फिर कोई गेस्ट हाउस के इंतजाम किया होते, फिर ऐसे करके चले जाते थे। इस तरह हमारा गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हुआ। और एक बार जो शुरू हुआ वो रुका नहीं, थैंकफुली, थैंक्स टू गुरुजी की कभी हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गुरुजी के साथ वो चलता रहा। इनफैक्ट ऐसे शुरू हुआ था, लेकिन बाय 2007 जब गुरुजी चोला छोड़कर गए, तब कुछ दिन के लिए तो लगा था कि हम अनाथ हो गए, कि अब हम क्या करेंगे, हम अब किस गुरु के पास जाए, कहाँ जाए, कैसे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो। लेकिन धीरे 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 बड़ा मंदिर में तब बहुत ही कम संगत आते थे हम लोग उस टाइम, क्योंकि सबका विश्वास उस टाइम हिल गया था। स्पेशली जो बहुत पुराने संगत थे, गुरुजी जिनके साथ एक एक पल एक एक डायरेक्शन देते थे, हम सबको लग रहा था कि अब हमें कौन बताएगा। हमें कुछ भी छोटा प्रॉब्लम होता था, हम जाके गुरुजी के पास जाते थे, अब हमें कौन बताएगा। लेकिन गुरुजी ने धीरे धीरे ड्रीम्स में आके दर्शन देने लगे, फ्रेग्रेंस देने लगे, बहुत सारे ऐसे चीजें ऐसे करके हाथ दिखाने लगे कि हमें पता लग गया कि गुरुजी साथ में है। तो उस टाइम जब हम गुरुजी के पास, जब गुरुजी चोला में थे, इनिशियल फर्स्ट मंथ या सेकेंड मंथ में गुरुजी ने मुझे ये भी बोला कि जा तुझे ब्लेस किता, कल्याण किता। तब ये सब वर्ड्स का महत्व नहीं समझ में आता था। हमने स्माइल करके जी गुरुजी, क्योंकि हम तो आए थे 1 पॉइंट एजेंडा लेकर कि हम इसके लिए आए हैं, अब गुरुजी के इसका सॉल्व करना है। बट गुरुजी took his own time to give us that blessing. It took us a long time. लेकिन जैसे मैं कह रही थी कि 2007 का बाद शुरू में विश्वास हिला था, लेकिन धीरे धीरे जाके जब विश्वास दोबारा और स्ट्रॉन्ग बढ़ा, तब तक हमें ये विश्वास हो गया था कि अगर जो हम सोच के गुरुजी के पास आए, अगर वो हमें नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें हमारा कुछ भलाई है। क्योंकि तब तक हम देख चुके थे कि ऐसे कुछ नहीं है जो गुरुजी नहीं कर सकते, और जो हम आए थे उनके लिए तो बहुत ही छोटी चीज है, वो तो गुरुजी ऐसे ही कर सकते। लेकिन गुरुजी ऐसे करके हमें उस रास्ते में चलने सिखाया कि अगर जो मांग रहे वो अगर नहीं मिल रहा हो तो उसको भी एक्सेप्ट करना सिखाए थे। तो जब शुरू का फर्स्ट और सेकंड मंथ में गुरुजी ने एक दिन मुझे अचानक, मुझे याद है वो एम्पायर स्टेट के जो स्टेप्स थे, हम वहां से हम जब वापस आगे लेकर जा रहे थे, तो गुरुजी ने बोला कि आंटी नौकरी कर। तो तब मैंने गुरुजी को बता रही कि गुरुजी हाँ मैं पहले नौकरी करती थी। तो मेरा हस्बैंड भी समझाने, बोला अच्छा किधर? तो मैंने बोला गुरुजी EIL। बोला अच्छा वो क्या है? तो तब तो हमें गुरुजी को नहीं मालूम, हमने सोचा कि अच्छे तो गुरुजी है, इनको क्या EIL, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इनको इंजीनियरिंग वगैरह का क्या पता है।
तो मेरे हस्बैंड और हम दोनों ही इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, उसके बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज ज्वाइन किया लिया। तो मैं इस कंपनी ईआईएल में जॉब करती थी टिल इट बिकेम बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि हस्बैंड का ट्रांसफरेबल जॉब था कि नौकरी कर पाना, तो मैं छोड़ चुकी थी। तो अंकल ने भी ये बोला कि गुरुजी वो ईआईएल में जॉब करती थी, अभी छोड़ दी। बोला अच्छा, नौकरी कर ले। तो ये बात यहीं पे खत्म हो गया। इसका सिग्निफिकेंस हमें 2008 में जाके मिला, जब हम वापस दिल्ली में पोस्टेड हुए। तब मैं 2002 में जॉब छोड़ चुकी थी। 2002 टू 2008 में जॉब नहीं कर रही थी। 2008 में जब वापस हम दिल्ली में आए, तब हम लोग को एकोमोडेशन मिला किदवई नगर। किदवई नगर मुश्किल से, मेरा ऑफिस था भिकाजी कमा प्लेस से पहले, मुश्किल से 2 किलोमीटर था। और वहां पे इत्तेफाक से वहां पे मेरा वो सैलरी अकाउंट तब तक वो एक्टिव था। तो एक दिन ऐसे ही बैंक में गई थी। तो बैंक में जब गई तो मैनेजर ने बोला, अच्छा पहले ईआईएल में जॉब करते थे, आपने छोड़ दिए? तो मैंने बोला हाँ छोड़ दिए। बोला अरे, तो और एक भी टेलर ने बोला, अरे ईआईएल का नौकरी कोई छोड़ता है? इतना बढ़िया नौकरी है, आप ऐसे कैसे छोड़ दिए? ऐसा नहीं, ठीक है, मतलब उनको क्या बोलना कि मैंने क्यों छोड़ा है, नहीं छोड़ा है। एंड फ्रैंकली आई वाज ओके क्विटिंग माय जॉब। ओनली थिंग आई यूज्ड टू मिस इज कि माय सैलरी, नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं आई वॉज हैप्पी लिविंग द लाइफ ऑफ अ होम मेकर। घर में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो फिर उन्होंने, बैंक वाले ने बोला कि आपको मालूम है कि अभी ईआईएल ने एक पोस्ट निकाला है ओनली फॉर एक्स ईआईएल, और उस टाइम एम्प्लॉयमेंट न्यूज हुआ करता था कि उसमें निकला है। तो हमने जाके फिर एम्प्लॉयमेंट न्यूज खरीदा, देखा कि वाकई उसमें सिर्फ एक्स ईआईएल एम्प्लॉयज के लिए है। तो जाके अप्लाई किए। एंड द ओनली थिंग ईआईएल ने मुझे उस टाइम इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर आपका हस्बैंड फिर से दिल्ली से बाहर पोस्टिंग हो जाए तो फिर क्या आप जॉब छोड़ देंगी, आप रहेंगी? सो द ओनली थिंग जो मुझे उनको एश्योर करना पड़ा कि नहीं, मैं तो उनके, मैं हस्बैंड चाहे जहां भी जाए मैं वहीं पे करूंगी। तो एंड आई गॉट द जॉब बैक। मतलब वो जैसे गुरुजी 2004 में बैठ के मुझे ब्लेस कर दिया कि मैं वापस ईआईएल में। ऐसे बोल रहे थे अच्छा ईआईएल में, बाद में पता लगा गुरुजी ऐसे कई बार मुंह से ऐसे वर्ड्स बोलते थे जस्ट टू ब्लेस दैट। तो लेकिन वो बात हमें उस सिग्निफिकेंस तब नहीं मालूम था कि गुरुजी ने जब तो नौकरी कर ले बोला, गुरुजी ने बोल दिया तो वो तो पत्थर की लकीर है, वो तो होना ही था। लेकिन वो उस टाइम भूल गए थे। 2008 में जब दोबारा नौकरी ज्वाइन किया मैंने, तब जाके पता लगा। बट अगेन माय हस्बैंड गॉट पोस्टेड एंड इस टाइम इंडिया के बाहर, तो फिर मुझे फिर से छोड़ना पड़ा। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो एनीवे, सो तो गुरुजी के साथ ऐसे ही हमारा जर्नी शुरुआत हुई। उसके बाद जैसे मैं कह रही थी कि गुरुजी पुराने संगत, बहुत पुराने संगत, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े आर्मी के लोग, पॉलिटिशियंस, बहुत सारे लोग आते थे। गुरुजी ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स बना के बोलते थे कि सुन भाटी आंटी, सुन सत्संग सुन। एंड देन दोज वर द वेज, वो जो सत्संग सुन रहे थे कि मतलब किसी का ऐसे चम्मच से बाईपास सर्जरी हो जा रहा है, किसी का ऐसे यूट्रस नहीं है उसके बेबी हो जा रहा है, किसी को कैंसर है, गुरुजी ऐसे ही ब्लेस कर दे रहे, एंड ऑल काइंड्स ऑफ सत्संग। तो मतलब धीरे 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 धीरे, मतलब जैसे कि मतलब लगा कि ये तो हम बहुत ही सही जगह है, हमें मतलब वी हैव जस्ट कम, इट्स लाइक इट वाज लाइक मैजिक। और जो आते थे वो जो हमें इतना अच्छा लगता था, वो जो इतना पॉजिटिव एनर्जी होता था कि हम ऐसे ही बोलते थे कि हम जैसे रिचार्ज करने जा रहे हैं। तो हमें लगा तो ये तो गुरुजी के पास कुछ भी हो सकता है। लेकिन तब तक हमें ये नहीं मालूम था कि गुरुजी भगवान है। अच्छा, जो फ्रेंड हमें साथ में लाए थे उसने ये काम बहुत अच्छा किया था। एक तो गुरुजी के पास लेकर आए एंड ही ब्रॉट अस ओनली ऑन द फर्स्ट डे। फिर उसने हमें अगले दिन बड़े मंदिर ले गए, और बड़े मंदिर जाने का रास्ता तब बिल्कुल सुनसान, मतलब लग रहा था जैसे दिल्ली के बाहर पता नहीं कहाँ चले गए। वहां पे जाके हमें बड़े मंदिर ऐसे घुमाए। उस टाइम सिर्फ माली अंकल ही शायद थे वहां पर, कोई थे नहीं, क्योंकि इट वॉज अ नॉन संगत डे। एनीवे उस टाइम तो संगत बड़े मंदिर होते भी नहीं थे। और फिर उसके पास एक फोटो था गुरुजी का, स्वरूप, उस टाइम फोटो ही बोलते थे, उसका हमने फोटो खींच के छोटे छोटे पासपोर्ट साइज फोटोज स्वरूप जैसे बना के हम अपना वॉलेट्स में डाल के रखे थे। उस टाइम मेरे सिस्टर रहती थी न्यूयॉर्क में, ऑल्बनी में, न्यूयॉर्क स्टेट में ऑल्बनी में रहती थी। तो वहां पे हम जाने का प्लान किया। दैट वाज द फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड। तो कभी पहले नहीं, वीसा नहीं मिल रहा था। हस्बैंड को मिल गया बिकॉज ही वाज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, बट सिंस आई वाज एन इंजीनियर एंड आई क्विट माय जॉब, तो मेरा वीसा मिल पाना मुश्किल था। तो पहले दिन उन लोगों ने वापस भेज दिए। हमें लगा कि शायद देंगे नहीं मुझे वीसा।
हमने भी गुरुजी कुछ नहीं बताए थे, लेकिन वो हम हमेशा ऐसे प्लान करके आते थे कि हम दिल्ली तभी आए जब हम गुरुजी के पास जा सकते हैं। तो फिर अगले दिन फिर उन्होंने बुलाया एम्बेसी में, और विदाउट एनी क्वेश्चन दे इवन मुझे भी 10 साल का वीसा दे दिया, विच वॉज अनहर्ड ऑफ इन दोज टाइम्स। इनफैक्ट जितने लोगों को पता लगा कि मतलब, क्योंकि आई वॉज अ प्राइम कैंडिडेट कि मैं वहां पे रुक जाऊंगी, द ओनली थिंग दैट आस्क्ड मी वाज कि सो व्हाई डिड यू क्विट योर जॉब। तो मैंने बोला नहीं, मेरा हस्बैंड दिल्ली के बाहर पोस्टेड थे, इट वाज डिफिकल्ट फैमिली लाइफ के लिए। तो बोला सो वाज इट अ लव मैरिज। तो मैंने बोला जी यस इट वाज अ लव मैरिज, एंड दे इमीडिएटली गिव मी 10 years वीसा। दे डिड नॉट सी आर, हमें वो बैंक स्टेटमेंट्स और सारी चीजें ले गए थे, कुछ नहीं लेके। उसके बाद हमने टिकट वगैरह लेकर जब फिर गुरुजी को हमने ये भी नहीं बताया कि हम यूएस जा रहे हैं। जिस दिन जा रहे हैं उसके पहले दिन हम फिर आए दिल्ली, और फिर आके जब वापस आज्ञा लेकर जा रहे हैं तो गुरुजी स्माइल्स एंड सेड कल फुर। सो वी न्यू कि गुरुजी न्यू दैट वी आर गोइंग ऑफ नेक्स्ट डे, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल ट्रिप। जहां जहां हमें जाना था सब बहुत बढ़िया से हुआ। ओनली प्रॉब्लम वाज कि बाय दैट टाइम from 2002 onwards my husband developed a very severe asthma का प्रॉब्लम। इनफैक्ट दिल्ली में दिक्कत होता था, हम इनफैक्ट जब आते थे बहुत डर के आते थे तो कि एस्मा का फिर से अटैक हो जाए, क्योंकि 2 बार उसके पहले इतना सीवियर अटैक हुआ था कि was admitted in emergency and it was almost a touch and go case। लेकिन गुरुजी के पास आने के बाद वो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ऑफ कोर्स he had to take medication and all, लेकिन वो धीरे धीरे that problem just vanished as a problem। लेकिन यूएसए तब हम मई में गुरुजी के पास है, and we had gone to USA after गुरुजी's birthday। I think we had gone in August, जुलाई में गुरुजी का बर्थडे में गए थे उस साल, हंसराज हंस के आए थे। तो फिर उसके बाद हम वहां पे जब गए, वहां पे जाके फिर से और एक बार ऐसे ट्रिगर हुआ, तो वहां पे जाके फिर से वो इमरजेंसी में ले जाना पड़ा, एंड अगेन ऑल दोस इमरजेंसी ट्रीटमेंट एंड नेबुलाइजर एंड ऑल दोस थिंग्स किए। तो मेरे सिस्टर जो है उस टाइम शी हैड जस्ट स्टार्टेड वर्किंग, तो उसने एक येलोस्टोन नेशनल पार्क बोलकर एक वहां पे ऑर्गेनाइज किया था। तो वहां पे उसी वीक जो है ब्लिजर्ड का बहुत ही बर्फ वाला उसका वार्निंग था, और ठंड में ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता था मेरे हस्बैंड को। तो हमने उसको बोला कि देखो हमें अभी ये अटैक हुआ, वी कैन नॉट गो। तो उसने बोला कि देखो मैंने बहुत मेहनत करके और बहुत पैसा खर्च करके इसको मैंने प्लान किया, लेट अस गो। वहां पे पहुंच के अगर कुछ प्रॉब्लम होगा, आफ्टर ऑल ये यूएसए है, जरूरत होगा तो हेलीकॉप्टर आके एयरलिफ्ट कर लेगा, बट लेट अस गो। तो हम उनको मना नहीं कर पाए, तो हम चले गए। लेकिन वॉलेट में हमारा गुरुजी के पास गुरुजी का फोटो था। अच्छा, तब तक ये भी था कि बोथ ऑफ अस, हम दोनों इंजीनियर हैं, और मेरे मदर को मालूम था गुरुजी के बारे में, सिस्टर्स को हल्का फुल्का, लेकिन बताए नहीं थे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारे मजाक उड़ाया जाए, और गुरुजी से उतना प्यार हो गए थे कि गुरुजी का कोई मजाक उड़ाए। लेकिन हम ये नहीं बोल पाते थे कि हम पढ़े लिखे, तो बोले गुरुजी वाज अ सीक्रेट। गुरुजी के बारे में हम किसी को नहीं बताते थे, ना फ्रेंड्स को ना फैमिली को। वो हमारा बहुत ही वेलकम, मतलब वॉलेट में भी छुपा के से रखा रहता था कि मतलब ऐसे एक झलक देख लेंगे। तो हम वहां पे येलोस्टोन नेशनल पार्क पहुंचे, और एवरी डे वो स्नो स्टॉर्म का वार्निंग था। तो मैं सिस्टर को पूछती थी निकलने के पहले, 7 दिन हम थे, 7 दिन मैं पूछती थी कि आज किस तरफ जाना है, एंड इनवेरिएबली उसी दिन उस डायरेक्शन में वो ब्लिजर्ड का वार्निंग होता था। तो मैं धीरे से वो गुरुजी का फोटो देखकर प्रे करती थी कि गुरुजी आज हम उस तरफ जा रहे हैं, आज उधर ना स्नो स्टॉर्म। और वहां पे मतलब एवरी ईच ऑफ दो 6 डेज, हर दिन मैं हर रोज प्रे करती थी कि, और उस दिन उस तरफ हमें किसी दिन स्नो स्टॉर्म नहीं मिला बिल्कुल। अगर नीला आसमान नहीं भी मिला तो बिल्कुल मतलब साफ मौसम मिला। और मतलब वहां पे वो बोलते हैं गाइजर्स देखने के लिए, वो जो देखना होता है हम सब कुछ देखें। इनफैक्ट कुछ जो गाइजर्स हॉट वाटर स्प्रिंग होते हैं, कुछ हो रहा था कि मतलब वो अगले दिन इरप्ट होना था शेड्यूल्ड, लेकिन हम उस दिन गए, जैसे हम उसके सामने से गुजर रहे वो इरप्ट कर जा रहे, एज इफ इट वाज मैजिक। वहां पे ग्रिजली बेयर बोलकर होता है, उसको देख पाना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन हम लोग ऐसे ग्रिजली बेयर को देखे, वो सड़क पे आके बेंच पे अगर बगल में बैठ गया कि हम आधा घंटा तक देखते रहे। फाइनली हम बोर होकर चले गए, लेकिन वो ग्रिजली बेयर वहां से हटा नहीं।
ऐसे गुरुजी का महिमा है। मतलब गुरुजी मेडिकल चीज तो हर चीज क्योर कर सकते हैं, लेकिन इस तरह वेदर, दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी एक्सपीरियंस। इनफैक्ट आफ्टर द सेकंड और थर्ड डे मेरी सिस्टर बोलने लगी है कि वॉट एवर मैजिक यू आर डूइंग, या जिसको भी जो बोल रहे हैं, प्लीज टेल हिम कि आज हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आज इस डायरेक्शन में नहीं हो। तो इट वॉज वेरी फनी, लेकिन दैट इज हाउ गुरुजी ब्लेसेस अस। बट हम ठहरे इंडिया से हम गए हुए थे उस टाइम, दैट वाज द फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड। 7th डे मैंने थोड़ा सा लालच है, मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैंने कभी स्नोफॉल नहीं देखा है, आज तो लास्ट डे, आज कितना प्रॉब्लम होगा, आज हम स्नोफॉल थोड़ा सा देख लें। एंड अब विश्वास नहीं करेंगे, उस दिन हमें फिर स्नोफॉल भी मिल गया। जय गुरुजी। दैट इज हाउ गुरुजी मतलब लिसन्स टू द स्मॉलेस्ट विश। मतलब बड़े बड़े चीज तो गुरुजी देखते ही हैं, कितने सारी चीजें तो गुरुजी बिना बताए हमें ब्लेस किए हैं। मतलब मुझे ऐसे मालूम है, याद है कि हमें हस्बैंड को, मेरा बहुत हाई फीवर हुआ था यहाँ पे दिल्ली आने के पहले, लेकिन वो फीवर ठीक हो गया था। लेकिन हम आए, अगले दिन मेरे हस्बैंड को कोलकाता में एक कॉन्फ्रेंस था, तो ही हैड टू गो, इट वाज अ वीकेंड। तो मैं साथ में जा रही थी, सिंस मेरे मदर सिस्टर्स वो लोग कोलकाता में रहती है, तो मैं उधर जा रही थी साथ में। तो इट वाज फ्राइडे नाइट, सैटरडे मॉर्निंग हमारा फ्लाइट थी। तो गुरुजी ने बोला कि कल फिर आ जाएं। मैं कई बार गुरुजी का बात समझ नहीं पाती थी, बाहर निकल आए। तो फिर अंकल ने बोला कि गुरुजी फिर कल आने के लिए बोल रहे, आप क्या करें, कल फ्लाइट है। ऐसे कैसे बोल देंगे कल फ्लाइट है, कल कैसे गुरुजी आने के लिए बोल सकते हैं। तो आई वॉज वन ऑफ दोज पर्सन। मुझे मालूम है कि बहुत सारे संगत बोलते कि गुरुजी के सामने बोल नहीं पाते थे, गुरुजी की तरफ देख नहीं पाते थे, लेकिन पता नहीं, मैं या तो मेरा लेवल उतना ऊपर का नहीं था, मैं बहुत मतलब मैं संभाव गुरुजी की तरफ हमेशा ऐसे घूरती रहती थी, जैसे कि मतलब आंखों से, मतलब मैं लाइक एवरी जितना ब्लेसिंग्स ले सकते हो, मतलब गुरुजी की तरफ घूरती रहती थी। और गुरुजी से मतलब मैं ना जाने कितने बार कितने सारे डाउट्स बिना विदाउट एनी हेजिटेशन जाके क्लैरिफाई करती थी। मैं फिर वापस मुड़कर आई, मैंने आके गुरुजी से पूछा, गुरुजी कल फिर आना है? गुरुजी ने बोला हाँ कल फिर आई। तो फिर हमने, बट इतना हो गया, तो दिस वाज आई थिंक इन 2005। तो इतना तो गुरुजी में विश्वास तब हो चुका था कि गुरुजी बोल रहे हैं कि कल फिर आना है, सो डजंट मैटर कि फ्लाइट कैंसिल हो, डजंट मैटर। उस टाइम फ्लाइट के टिकट्स वर अ बिग अमाउंट फॉर अस, और वो लास्ट मिनट मतलब रात को 11-12 बजे कैंसिल करे, तो मान लीजिए कि मतलब कुछ भी आपको वापस नहीं मिलना, दैट वाज अ बिग अमाउंट फॉर अस दैट टाइम। तो लेकिन उतना विश्वास हो चुका था कि हम आके वो कैंसिल कर दिए। और फिर नेक्स्ट दिन फिर आए, गुरुजी ने फिर ब्लेस किए। फिर संडे को हम गए, और वहां पे वापस पहुंच के मुझे पता लगा कि मेरा डेंगू हो गई थी। एंड जो मुझे उसके पहले पता नहीं था, वो जो फीवर था वो डेंगू वाला फीवर था, एंड माय प्लेटलेट काउंट्स हैड फॉलन क्वाइट अ बिट। बट देन गुरुजी मुझे ब्लेस करके मेरे मदर के पास भेजा, जहां पे मुझे, वहां पे अदरवाइज मैं अकेली होती, जहां पे हस्बैंड पोस्टेड थे। यहाँ पे मैं मदर के वहां पे गई, जहां पे मुझे अच्छे से सब लोग दे टेक टुक केयर ऑफ मी। और फिर बिना कोई मतलब बहुत आराम से वो प्लेटलेट काउंट्स वापस आ गए, जैसे गुरुजी पहले से ही ब्लेस कर दे फॉर द प्लेटलेट काउंट्स फॉर द डेंगू, मतलब देयर इज नथिंग टू वरी। तो ये सब तो गुरुजी, ये हमें तब तो इमीडिएटली पता लग गया कि मतलब गुरुजी ने क्यों रोके थे। लेकिन गुरुजी हमें ना जाने कितने बार कितने सारी चीजों से ब्लेस किए जो हमें पता भी नहीं, क्योंकि उन्होंने बिन बताए ब्लेस करते हैं, लेकिन जैसे छोटे छोटे चीजों में पता लग जाता है। So this was in 2007 I think April या May 2007 ही होगा शायद, अप्रैल एंड हो सकता है। तो बैसाखी में मैं आने वाली थी बड़ा मंदिर, लेकिन उसी टाइम हमारे पास एक छोटा सा जर्मन शेफर्ड एल्सेशियन पपी आया, जो बहुत मतलब उसके जस्ट पहले दिन, तो मैं नहीं आ पाई। तो उसके साथ एक दिन हम लोग ऐसे लॉन में खेल रहे थे, हम जहाँ पोस्टेड थे वहां पे खेल रहे थे। खेलते खेलते उसका दांत मेरे हस्बैंड के पैर में लग गया, तो लिटरली एक बूंद से खून निकला था। लेकिन वो सिंस बहुत ही छोटा था पपी, तो उस टाइम उतना छोटा डॉग को वैक्सीनेशन नहीं हो सकता था, ही वाज अनवैक्सीनेटेड। तो माय हस्बैंड इज वेरी वेरी फसी अबाउट दिस थिंग्स। उन्होंने नहीं मुझे सारे वो एंटी रेबीज लगाना है, एटीएस लगाना है, टेटनस का शॉट लगाना है, वो सब लगाए, और उसके बाद हम फिर दिल्ली आए। दैट वाज अ शेड्यूल्ड ट्रिप। और टेटनस के इंजेक्शन के बाद, जैसे हम सबको मालूम है कि हाथ में कुछ दिन तक दर्द रहते हैं, 2-4 दिन सम। सो माय हस्बैंड्स पेन टॉलरेंस लेवल इज अ लिटिल लो,
सो ऑल द वे टू बड़ा मंदिर वो बोलते रहे कि मेरे हाथ पे दर्द। सो हम एज यूजुअल कोई फ्रेंड का गाड़ी बोरो करके जा रहे हैं, तो फिर पूरे रास्ता कंप्लेन करते करते मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, मैं ड्राइव नहीं कर पा रहा हूँ बहुत। तो ऐसे पूरे रास्ता ऐसे चलता रहा। उसके बाद हम जाके गुरु जी के पास गए, एज इट वेरी ब्यूटीफुल, लंगर किए, एंड वी वर इनवेरिएबली, हमेशा हम ऐसे खुशकिस्मत थे कि गुरुजी हमें देर रात तक जब भी हम जाते थे, गुरुजी हर बार चाहे बहुत ही छोटी सी चीज हो, लेकिन इंडिविजुअली हर बार गुरुजी ने हमसे बात की है। हर बार उन्होंने हमें लंगर के बाद देर रात तक रुकवा के रखे, कभी कभी कहीं बाहर होटल में ले गए, तो वो, और रात को फिर वो हलवा प्रसाद आना, फिर जैसे चाय प्रसाद है, फिर से लंगर, दोज वर, मतलब वो हमारे मेमोरीज में बहुत ही, मतलब द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मतलब मैं नए संगत को जैसे बोलती हूँ, मतलब ये लोग बहुत लकी है कि गुरुजी को भगवान मान कर आए हैं, हम वो नहीं कर पाए, लेकिन ये जो हमारे छोटे मेमोरीज है, इसके लिए मैं गुरुजी के पास बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि मतलब हमें ये मेमोरीज जो है कि गुरुजी के साथ बैठना, रात को गुरुजी चेंज करके आते थे, ऐसे ही फ्लोर में हमारे साथ बैठ जाते थे, बगल में बैठ जाते थे, या कुछ बात करते थे या मजाक करते थे, कई बार किसी का टांग खींचते थे, हमारा भी खींचे हैं, मतलब इट यूज्ड टू बी सो ब्यूटीफुल। तो एनीवे लंगर करके आके हम फिर बैठे, गुरुजी तब तक गद्दी पे बैठे हुए थे, ही हैड नॉट चेंज्ड। तो मैंने हस्बैंड से पूछा तुम्हारा दर्द कहाँ था? तो मेरा हस्बैंड जो है ऐसे अपना राइट आर्म का ऊपर वाला हिस्से में ऐसे हाथ से दिखा के बता के यहाँ पे था। बोला लेकिन अब तो है नहीं। मैंने बोला गुरुजी के देखो, एंड गुरुजी उस वक्त एग्जैक्टली जिस पॉइंट पे मेरा हस्बैंड बोल रहे थे कि मेरा दर्द था, उस पॉइंट में बैठे बैठे अपना वहां पे रब कर रहे थे, एज इफ हिज आर्म वाज हर्टिंग, और उन्होंने एक छोटा सा टेटनस का इंजेक्शन दर्द भी अपने ऊपर ले लिया। मतलब इससे ज्यादा मतलब क्या बताऊं, मतलब बड़े बड़े बीमारी तो गुरुजी अपने को लेते ही थे, मतलब इतना सा छोटी सी चीज जैसे मतलब एक टेटनस का इंजेक्शन के दर्द, जिसको लेकर मैं हम लोग कंप्लेन करते, जिसको मतलब वो तो कोई छोटे छोटे बच्चे भी झेल लेते, मतलब कोई बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन गुरुजी इतना प्यार करते कि मतलब वो टेटनस के इंजेक्शन के दर्द भी गुरुजी अपने ऊपर ले लिए थे। तो फिर यूएस, फिर उसके बाद गुरुजी का फ्रेग्रेंस वाला बात मैं बोलना चाहूंगी। तो जब हम लोग आते थे एम्पायर स्टेट, वो गेट के पास से ही फ्रेग्रेंस मिल जाता था, अक्सर मिलता था, लेकिन लोग बोलते थे कि ये गुरुजी का फ्रेग्रेंस है, लेकिन ये हमें लगता था कि ठीक है, गुरुजी जहाँ बैठे हैं वहां पे है, अगल बगल है, मतलब इट वाज ब्यूटीफुल। इनफैक्ट वो कपड़े में भी लगा रहता था हम जब वापस जाते थे। तो 2004 में जब हम यूएसए गए, हम कई जगह जा रहे थे, तो हम डीसी गए थे, वॉशिंगटन डीसी। वहां पे एक मॉल में गए, खाली मॉल था, ऐसे ही एस्केलेटर से ऊपर चढ़े, एंड स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस गुरुजी का। तो मैं चारों तरफ देख रही हूँ कि और कोई क्रॉस भी नहीं किए, तो कि और किसी से आए। फिर मैंने ढूंढा कोई परफ्यूम का शॉप वगैरह तो अगल बगल नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है। तो गुरुजी ऐसे मतलब ना जाने, इसके बाद गुरुजी ने मतलब दैट वाज द फर्स्ट टाइम हमें इतने दूर जाके मिला फ्रेग्रेंस। उसके बाद कई बार मिला है, लेकिन अभी भी हम बेवकूफ जैसे, अभी भी मैं एक फॉर अ सेकंड डाउट करती हूँ, फॉर अ सेकंड इधर उधर ढूंढती हूँ कि मतलब कहीं से और कहीं से तो नहीं आ रहा है। और कभी कभी गुरुजी डाउट क्लियर करने के लिए वो फ्रेग्रेंस का मतलब वो जैसे बढ़ता जाता है कि मतलब जस्ट टू से कि मतलब तुम लोग कितना बेवकूफ हो, दिस इज माय ब्लेसिंग। ऐसे ही और एक वेदर रिलेटेड और एक गुरुजी का है कि दिस वाज आई थिंक इन 2005 अगस्त। तो ऐसे ही हम लोग फॉर सम डिफरेंट रीजंस अच्छा नहीं लग रहा था, तो छुट्टी हम करना चाहते, तो कहाँ जाए, तो हमने ऑल्दो अगस्त का महीना था, तो केरला में हमने सोचा घूमने जाने के लिए। मानसून में कोई नॉर्मली केरला जाते नहीं, लेकिन हम गए। तो फिर जैसे ही फिर से आज्ञा लेने गए, तो गुरुजी ने बोला जा ऐश कर। दिस वाज द फर्स्ट टाइम गुरुजी सेड दैट इन सो मेनी वर्ड्स, एंड तब हमें पता लगा कि जा ऐश कर में मतलब वो कितने पावर है। वो पूरा 6-7 दिन केरला का ट्रिप हमारा इतने बढ़िया रहा, मतलब मानसून के मौसम में गए, लेकिन हमें कहीं बारिश नहीं मिली बोलना गलत बात है। जैसे कि मान लीजिए हम मुन्नार गए, तो वहां पे ब्यूटीफुल हम सब घूम ले, जैसे हम गाड़ी में बैठकर अगले जगह
अगले डेस्टिनेशन में जा रहे हैं, तब वहां पे बारिश होगी। एज इफ बारिश हमारे पीछे पीछे आ रही है, मतलब हम जहां पर घूम ले रहे हैं वो बढ़िया से घूम ले रहे हैं, ब्यूटीफुल वेदर, एंड उसके बाद जैसे ही वो जगह छोड़कर जाते हैं वैसे वहां पे बारिश शुरू हो जाती है। गुरुजी ने और एक फिर हमें गुरुजी ने एक दिन अचानक बताया, दिस वाज आई थिंक इन 2006, कि मैंने लोटा ब्लेस कर दी। मैंने बोला नहीं गुरुजी। तो गुरुजी ने बताया कि एक ऐसी तांबे का कॉपर का लोटा लाना है, तो आप कॉपर का लोटा धो धा के लेकर आए, गुरुजी से ब्लेस करवाए। तो गुरुजी ने वो लोटा के ऐसे लोटा के अंदर ऐसे देखकर अंकल का नाम पूछा, डेट ऑफ बर्थ पूछे, मेरे नाम पूछे, मेरे डेट ऑफ बर्थ पूछे, एंड देन ही जस्ट लुक्ड एंड देन ही स्माइल्ड एंड सेड, अरे तू उससे बड़ी है। मैंने बोला जी गुरुजी। सो आई एम ओल्डर देन माय हस्बैंड एज वाइज। सो बट इट वाज एम्बैरेसिंग बिकॉज इंडिया में ऐसा कम ही होता है उस टाइम, 2004 वगैरह में कॉमन कॉमन, आजकल वैसे बहुत होते हैं। लेकिन गुरुजी नेवर हेजिटेटेड टू डिक्लेयर ऑल दिस थिंग्स इन फ्रंट ऑफ एवरीवन इन द हॉल। शायद इसके लिए दूसरों के लिए इस पे मैसेज होगा। तो गुरुजी जोर जोर से बोले, ये देखो इससे बड़ी है, लेकिन इसमें कोई गलत चीज नहीं है, लड़की बड़ी हो सकती है लड़का से, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बड़ी लड़की भी मतलब शादी के टाइम ये नहीं सोचना है, समथिंग टू दैट इफेक्ट। सो आई एम जस्ट सेइंग दिस बिकॉज दिस मे हैव सम मैसेज फॉर समवन एल्स। सो ऑल्दो इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग, लेकिन मैंने इसलिए इसको शेयर करती हूँ सो दैट इफ समवन इज इन डाउट, ये गुरुजी का बोला हुआ है। फिर गुरुजी तो जैसे कभी ये तो कभी नहीं बोलते थे कि मैं भगवान हूँ, या फिर हमें हमारे आंखों के सामने, जैसे हम ज्यादातर पुराने संगत, सम ऑफ अस वर सम, कुछ लोग लकी थे जो गुरुजी का असली रूप उसी टाइम समझ गए थे, लेकिन ज्यादातर लोग हम जैसे थे जिन्होंने नहीं समझ पाए थे। लेकिन मुझे याद है दिस वाज May 2007, मैं अकेली आई थी। तो वही जैसे हस्बैंड छुट्टी नहीं मिला तो वो बोलते कि नहीं जाओ, ये प्रॉब्लम हो रहा है तो गुरुजी से जाके रिचार्ज होकर आओ। तो मैं रिचार्ज होने आई थी दिल्ली। तो लंगर के बाद नीचे बैठे हुए थे, गुरुजी चेंज करके आए, मुझे आज तक याद है, पेल पिंक टी शर्ट और एक व्हाइट कलर का ट्राउजर्स, उस टाइप का पिंक, ओनली गुरुजी कैन कैरी ऑफ दैट शेड ऑफ पिंक, नोबडी एल्स कैन, सच अ ब्यूटीफुल शेड, एंड गुरुजी इतने सुंदर लगते थे उसमें। गुरुजी नीचे बैठे हुए थे मेरे से मुश्किल से 2 हाथ 1 हाथ दूर। तो गुरुजी और किसी को बोल रहे थे, मैं बिल्कुल पंजाबी नहीं समझती थी गुरुजी के पास आने के पहले, लेकिन शब्द सुन सुनकर मैं थोड़ा बहुत पंजाबी समझने लगी हूँ। और गुरुजी के साथ आज तक मेरा कनेक्शन थ्रू शब्द होता है, मतलब शब्द के थ्रू ही मुझे बहुत सारा आंसर्स मिलता है, और शब्द ही मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन है। मैं और किसी में मेरा उतना कनेक्शन नहीं हो पाता जितना शब्द में होता है। तो मेरा टूटा फूटा पंजाबी में मैंने इतना समझ पाया, गुरुजी ने बोले कि रब यहाँ बैठे हैं, इनानू फायदा उठा, मतलब समथिंग टू दिस इफेक्ट कि मतलब भगवान इधर बैठे हैं, उनका फायदा उठाओ, मेक यूज ऑफ हिम। लेकिन हम बेवकूफ थे, हम छोटे छोटे चीजों के लेकर, मतलब ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया, ये हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, यहाँ जाना है, या फिर ये प्रमोशन, या ये बॉस ने ऐसे बोला, मतलब वी नेवर रियली आस्क्ड फॉर द रियल थिंग, जो गुरुजी के शरण में जुड़े रहने के लिए। लेकिन दैट इज द बिगेस्ट प्रेयर दैट वी कैन आस्क फॉर। तो ये गुरुजी का खुद का मुंह से मैंने सुना था। उस टाइम गुरुजी ने और भी चीजें बोले थे, जैसे समटाइम्स ही यूज्ड टू से कि फलाने का ऐसे होगा, एंड इट वाज लाइक भविष्यवाणी, मतलब ऑल दोस थिंग्स, करंट इवेंट्स, एंड गुरुजी हैड said it beforehand. I don't want to say the names because they मतलब important figures है, लेकिन गुरुजी ऐसे बोले थे। तो मतलब उस टाइम इलेक्शन वगैरह होना था कुछ, तो मतलब ऑलरेडी जैसे मालूम था, वी न्यू कि ऐसा होना है, क्योंकि तब तक तो ये मालूम था कि अगर गुरुजी ऐसे कह रहे हैं मतलब वो तो होना ही है, मतलब देयर इज नो डाउट अबाउट इट। वो आज होना है, कल होना है। जैसे मैंने अपना जॉब के लिए बोला कि 2004 में बोला, मैंने जॉब 2008 में मिला, बट वो होना ही है। तो उसके बाद गुरुजी चोला छोड़ने के बाद, of course it was a huge shock for all of us. मतलब हम
सोचे थे कि मतलब हम तो आएंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारे बच्चे आएंगे, हमारे बच्चे को बच्चे भी शायद आएंगे, मतलब ये कभी नहीं सोचे थे कि गुरुजी इतना यंग एज में मतलब चले जाएंगे। एंड इट फेल्ट सो अनफेयर कि मतलब इतना यंग एज में और इतना जल्दी क्यों, मतलब गुरुजी का मतलब जब हम बड़े मंदिर में आए और जिस दिन गुरुजी का वहां पे क्रिमेशन हुआ, मतलब दो ज्यादा मतलब वो सीन्स भूल भी नहीं सकते। लेकिन उस दिन भी हमें बाद में दिखाई दिया फोटोज में कि गुरुजी के क्रिमेशन के वहां से धुआं से भी जैसे गुरुजी ब्लेस कर रहे थे। फिर धीरे धीरे हम बड़े मंदिर आने लगे। नहीं, उसके पहले मैं ये बोलना चाहूंगी, उसके बाद हम डुगरी गए थे भोग के लिए। तो क्रिमेशन के दिन हस्बैंड और हम दोनों आए थे, लेकिन फिर उसके बाद जल्दी जल्दी इतना छुट्टी हस्बैंड को नहीं मिल सकता था, ही वाज अगेन पोस्टेड आउटसाइड दिल्ली। तो मैं सिर्फ गई थी। तो मैं वरुण अंकल के साथ गई थी, उनके गाड़ी में, उनके साथ डुगरी में। सो ऑन द वे ही शेयर्ड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सत्संग्स। गुरुजी का बचपन वाला सत्संग जो मैं उसके पहले गुरुजी का कोई क्लासमेट या टीचर से मैं पहले सुनी हूँ एम्पायर स्टेट में वो सत्संग, लेकिन वरुण अंकल से मुझे बहुत सारे सत्संग सुनने को मिला जो मैंने पहले नहीं सुना था। तो भोग वहां पे ऑफ कोर्स इट वाज, बहुत गर्मी थी और उस टाइम तो कैसे हम लोग सब लोग जैसे ट्रांस में थे, वो सब करके जब वापस आ रहे हैं, वापस आके जब मैं जहाँ हस्बैंड पोस्टेड थे वहां पे जा रही, तो मैं फोन में आई वाज शेयरिंग, मैं ये सारे सत्संग मेरे हस्बैंड को ओवर फोन बता रही हूँ। उस टाइम मेरा हस्बैंड अंकल जो है अपना ऑफिस में बैठे हुए हैं, ऑफिस के कमरे में कोई नहीं है, अकेले है, सिर्फ एक ग्लास पानी है और वो उस पानी से गुरुजी का फ्रेग्रेंस, दैट वाज द फर्स्ट टाइम गुरुजी का चोला छोड़ने के बाद हमें गुरुजी का फ्रेग्रेंस मिला। एंड सो फार अवे फ्रॉम दिल्ली, एंड गुरुजी तो तब तक इस दुनिया में चोला छोड़ चुके थे। सो मतलब धीरे धीरे मतलब लगा अच्छा दैट इसका मतलब कुछ है, गुरुजी है। सो गुरुजी ऐसे फिर हम बड़े मंदिर आने लगे और गुरुजी ऐसे बहुत सारे दर्शन दे गुरुजी उस टाइम हम सब लोग को, मतलब जैसे वो ऊपर का शिवलिंग जो है वो कई बार ऐसे सूखा मौसम है और वो पूरा गीला हो जाता था, कहीं बारिश नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ शिवलिंग जो है वो गीला हो जा रहा है। और फिर तब तक हम लोग मतलब इतने हमें आदत पड़ चुकी थी, जैसे मतलब वो मैजिक जैसे, मतलब हमें बहुत अच्छा लगता था एंड वी यूज्ड टू थैंक गुरुजी, शुक्राना करते थे, लेकिन कभी सरप्राइज नहीं लगता था ये कैसे हो गया, क्योंकि तब लगता था अच्छा ये तो हो ही सकता है, मतलब वो वहां पे होना या फिर जगह जगह ओम दिखना या पेड़ पे या झूला में गुरुजी का दर्शन होना या झूला के पीछे अभी जो झूला है उसके पीछे शीशा में गुरुजी का दर्शन होना। तो मतलब सो गुरुजी वाज ट्राइंग, मतलब क्योंकि हम तो बेवकूफ है ना, प्रूफ मांगते रहते, प्रूफ कैसे मांगते रहते, मतलब मैं अपना केस ही बता सकती हूँ। मतलब जब बड़े मंदिर उस टाइम जाते थे 2007 वगैरह में, मैं अभी बोलने में शर्म आता है लेकिन ये मैं गुरुजी अगर आप वाकई हैं तो आज ये शब्द बजना चाहिए, एंड वाकई वो शब्द बजता था। तो मतलब इस तरह करके छोटे छोटे चीजों करके गुरुजी हमारे सारे डाउट्स मतलब हटाते थे। और उसके बाद तो फ्रेग्रेंस कितने बार ड्रीम में आके गुरुजी बहुत बहुत बार हमें गाइड किए हैं। फिर हमारे तो डिमांड्स की लिस्ट के कभी खत्म ही नहीं होता, छोटे छोटे चीजें, मतलब अब मैं बड़ी चीज शायद मांगती नहीं हूँ, मतलब लेकिन तब भी होते ही, तब भी एवरीडे आई हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ थिंग कि गुरुजी मतलब अपने लिए भले ही ना मांगे लेकिन फैमिली के लिए मोस्टली मतलब मांगती रहती हूँ छोटा मोटा बहुत। तो मुझे याद है कि वंस इट वाज अ मंडे, मेरी बर्थडे थी, तो उस टाइम मैं जॉब करती थी वापस EIL में, जैसे मैंने पहले बताया था कि मैंने वापस जॉब करती थी उस वक्त। तो उसके बाद मैं वहां से एक शॉर्ट लीव बोलकर लेकर आके वो छतरपुर के वहां पे एक मिठाई की दुकान था, वहां से वो मोतीचूर के लड्डू लेकर हम उस टाइम हम ऐसे लेकर जा सकते थे, कुछ स्पेशल ओकेजन होता था तो हम ले जाते थे, फिर वो वहां पे जाके मंदिर में रख देते थे, वहां पे बड़ा मंदिर में सेवादार होते थे वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। तो लेकिन सिर्फ मतलब वहां पे जाके गुरुजी मतलब उस टाइम तो बिल्कुल खाली होता था, मतलब वो इटसेल्फ कितना ब्लेसिंग, वहां पे घंटे पर घंटे हम बैठे रहते थे गुरुजी मतलब हॉल के अंदर, वो इटसेल्फ इतना बड़ी ब्लेसिंग्स होती थी। लेकिन तब भी हमारा तो मतलब इट इज मेरी तो ख्वाहिश ही कमी नहीं है, लेकिन मतलब गुरुजी मेरा आज बर्थडे है,
क्या स्पेशल होगा, आज क्या स्पेशल होगा। तो आप मानेंगे नहीं, उस दिन एक हॉल के अंदर एक टीवी, एक कॉर्नर में एक छोटा सा टीवी स्क्रीन लगा हुआ था उस टाइम। शुरुआत में लगी रहती थी, लेकिन उसके बाद आई डोंट रिमेम्बर कब हट गया, लेकिन शुरुआत में फर्स्ट 2-3 इयर्स वो लगा रहता था वहां पे एक टीवी स्क्रीन कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर में। उसमें सडनली वीडियो प्ले होने लगा और उसमें दिखाने लगे कि क्या वीडियो में क्या प्ले रहे कि गुरुजी बर्थडे केक काट रहे। मतलब इससे ज्यादा बढ़िया ब्लेसिंग्स और क्या मिल सकता है कि मतलब मेरी बर्थडे एंड आई एम आस्किंग फॉर अ स्पेशल ब्लेसिंग एंड गुरुजी अपना बर्थडे केक काट के, मतलब एज इफ उनने केक काट के मतलब ब्लेस किया। और बर्थडे केक से मुझे और एक चीज याद आया कि दिस ऑल्सो आई टेल एवरीवन, क्योंकि ये गलती हमने की है तो मैं नहीं चाहती कि और कोई करे। तो 2004 गुरुजी ने बताए थे कि 7 जुलाई को मंदिर आई, तो हमें फिर लोगों ने बताया कि 7 जुलाई गुरुजी का बर्थडे है, तो हमने ठीक है आ जाएंगे। इनफैक्ट थोड़ा सा लगा था कि अच्छा मतलब अपने बर्थडे है, एनीवे हम आए। तो इट वॉज वेरी नाइस। अभी अगर हम सोच के देखें तो मतलब उस वक्त तो लगा था बहुत भीड़ है, लेकिन अभी के मुकाबले में तो कुछ भी भीड़ नहीं, अभी तो नॉर्मल संगत डेज में उससे ज्यादा भीड़ होती है। तो लेकिन वो हंस राजा हंस का फंक्शन थे और बहुत अच्छे थे, मतलब एवरीथिंग वाज वेरी नाइस, एक्सेप्ट कि उस दिन वो गुरुजी के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं हो पाया, जो हमें गुरुजी, हमारा आदत बिगड़ चुकी थी कि गुरुजी के साथ हम हमेशा बात करेंगे, गुरुजी हमेशा स्माइल करेंगे, हमेशा कुछ बोलेंगे 1-to-1, या हम जाके कुछ प्रॉब्लम बताएंगे, गुरुजी उसके लिए आंसर देंगे। तो उस दिन ऑफकोर्स उतना भीड़ है, मतलब गुरुजी एट द स्माइल हो सकता है किए हो, लेकिन 1-to-1 बात नहीं हो पाई। तो वो बहुत उस टाइम हमें बहुत लगा था, बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक, मतलब वो उतना मजा नहीं आया था जितना एम्पायर स्टेट पर। और प्लस गर्मियों का दिन है, एम्पायर स्टेट में इट वाज क्वाइट, मतलब सब लोग जाके जस्ट चुपचाप बैठे हैं, कोई हल्ला नहीं, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई प्रवचन नहीं, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो अगले साल हमने किए कि वी बिकेम वेरी स्मार्ट, तो हम 7 जुलाई को नहीं आए। आई थिंक इट वाज अ वेडनेसडे, आई हैव नॉट चेक द कैलेंडर, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे रहा होगा या थर्सडे रहा होगा। हम 8 जुलाई को दिल्ली आए और फिर आके हम स्मार्टली चले गए एम्पायर स्टेट। तो जाके जैसे ही मत्था टेके, गुरुजी ने बोला कल आई थी, तो मैंने बोला नहीं गुरुजी कल नहीं आई थी। तो गुरुजी से दैट वाज द ओनली टाइम, गुरुजी काइंड रिब्यूक भी नहीं बोले, प्यार से ही बोले थे, लेकिन दैट वाज द ओनली टाइम जब गुरुजी ने बोले कि आना चाहिए था, स्पेशल ब्लेसिंग्स होती हैं। तो तब से आज तक मैंने कभी नहीं मिस किया, चाहे जहां भी हो, कि मतलब अगर इंडिया में अगर बाहर गए हो, अगर उस टाइम इंडिया में आ पा रहे हो, तो आई ऑलवेज मेक श्योर कि 7 जुलाई कि हम जरूर बड़ा मंदिर जाए। मतलब ऐसे हुआ है कि मैं एयरपोर्ट से सीधा आके मंदिर गई हूँ, लेकिन वो गुरुजी का वो कान में बजता रहता है कि आना चाहिए था। तो दिस आई वुड लाइक टू टेल संगत की, मतलब ये बड़े फंक्शंस में गुरुजी का स्पेशल ब्लेसिंग्स और होती है, तो उस दिन अगर हम जा सके तो बहुत अच्छा है। अंकल मेरे पास क्या और टाइम है क्या? जी आंटी, अगर आप चाहें तो आप और सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो मैं और एक छोटा सा सत्संग शेयर करके आज के लिए विराम लूंगी। सो दिस इज अगेन आफ्टर गुरुजी चोला छोड़ने के बाद। तो अंकल, मुझे तो गुरुजी सिर्फ फ्रेग्रेंस या ड्रीम में दर्शन ही देते हैं, और मुझे अदरवाइज जैसे कई लोग को गुरुजी के स्वरूप में दर्शन मिलते हैं या शिव जी का मूर्ति में दर्शन मिलते हैं, मुझे नहीं मिलता है। लेकिन मेरे हस्बैंड को कई बार ऐसे वो मिलते हैं स्वरूप में या शिव जी की मूर्ति में। तो ऐसे हुआ कि एक बार गुरुजी का जितने स्वरूप है, गुरुजी का शिव जी का मूर्ति में, बाहर जो फाउंटेन में शिव जी का मूर्ति, हर जगह उनको लगने लगा जैसे गुरुजी रो रहे हैं, मतलब वेरी सैड फेस एंड ही इज क्राइंग। इनफैक्ट जो गुरुजी ने हमें लोटा ब्लेस किए थे, उसमें भी अंदर जैसे मैं जो इसको धोती थी उसमें रेड हो जा रहा था। तो अंकल ने बोला कि जो गुरुजी का एक फोटो है, स्वरूप है विद पिंक जरबेरास पीछे, जिसमें गुरुजी बहुत बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रहे, वो वाला स्वरूप में अंकल, वो वाला स्वरूप में भी अंकल को, उस टाइम वो मंदिर में अंदर होता था, उसमें भी अंकल को दिखता था कि जैसे गुरुजी रो रहे हैं। तो उनको लगा कि कुछ प्रॉब्लम होने लगा, और उस टाइम तो उन्होंने बोला कि ऐसे करते हैं कि मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, मैं एक लाइफ इंश्योरेंस ले लेती हूँ, ताकि अगर मुझे कुछ हो जाए तो यू विल बी टेकन केयर ऑफ। तो मैंने बोला नहीं, आई डोंट थिंक कुछ ऐसा होने वाला है।
तो एनीवे उसके बाद हम एलटी से लेकर हम लोग गैंगटॉक घूमने गए। गैंगटॉक में हमारे एक बैचमेट वहां पे पोस्टेड थे, तो वहां पे घूमने गए। तो वहां पे गैंगटॉक से इंडिया और चाइना का बॉर्डर में एक जगह है नाथुला पास। तो वहां पे वो ऑपोजिट साइड में चाइनीज सोल्जर होता है, इधर इंडियन सोल्जर होता है, और ऊपर जाके है काफी। तो अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन वो शायद 1.5 घंटे का रास्ता होगा गैंगटॉक से। तो हमारा ये प्लान था कि हम सुबह जाएंगे, वापस लंच तक आ जाएंगे गैंगटॉक, और रात को उस फ्रेंड के घर में डिनर था। तो हम चले गए बढ़िया से, कि बीच में लेक वे, लेक का नाम अभी भूल गई हूँ मैं, बीच में जो लेक वेक आता है वो सब रुक के फोटो वोटो खींच के, फिर हम जैसे ही वो नाथुला पास जा रहे हैं, बहुत सीवियर स्नो स्टॉर्म होने लगा, बहुत बर्फ गिर। तो बर्फ हो रहा है तो उसमें मजा भी आने लगा है कि मतलब हेवी स्नोफॉल हो रहा है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम वहां पे जाके वो चाइनीज सोल्जर्स वगैरह वो सब भी मजे वगैरह करके, लेकिन वापस से में हमें बहुत प्रॉब्लम हुआ है, बिकॉज कि वो जो इतने बर्फ हुआ, ये तो बर्फ इतना जम गया, उसके ऊपर से सामने कुछ आर्मी का वो, क्योंकि वहां पे आर्मी का बड़ा बेस है, तो आर्मी का वो हेवी ट्रक चला गया। जैसे भी ट्रक चला गया, वो सॉफ्ट स्नो जो है एकदम हार्ड बर्फ जैसे, स्लिपरी आइस जैसे बन गया। तो उसके बाद से और कोई गाड़ी, और तब भी वो स्नो स्टॉर्म चल रहा है तो गाड़ी नहीं चल पा रही। तो हमारे पास जिप्सी थी उस टाइम, जिसमें 4 व्हील ड्राइव था। तो 4 व्हील ड्राइव तो गाड़ी तब भी चल सकता है, लेकिन वो इतने स्लिपरी हो गया था रास्ता कि बहुत मुश्किल से जा रहे थे। तो मेरे ख्याल से वो एक आध ट्रक और एक शायद आर्मी का एक आध ऐसे जिप्सी टाइप की कोई गाड़ी, और हमारी गाड़ी सिर्फ चल रही थी। बाकी सारे गाड़ी मतलब कोई चल नहीं पा रहे थे, सारे सड़क पे वो ठंड में रुक गए। तो ऐसा हम चल रहे हैं, तो उसके बाद इतने स्लिपरी था कि रास्ता में वो गाड़ी स्किड कर रहे थे, और इट वाज वेरी स्टीप। और जैसे इंडिया के पहाड़ में होता है कि वो मतलब गोल गोल, मतलब बहुत शार्प टर्न्स है, तो शार्प टर्न्स में जब ब्रेक लगाते हैं वो गाड़ी और स्किड कर जाते हैं। तो बहुत मुश्किल से जा रहे थे। तो फिर बीच में मेरे हस्बैंड ने आके बोला कि ऐसे करो, तुम गाड़ी से उतर जाओ, मैं इसको गाइड करती हूँ। इसके पीछे हमारा थोड़ा सेल्फिश इंटरेस्ट था, क्योंकि वो गाड़ी इतना स्किड कर रहा था, एंड इट वाज अ वेरी शार्प टर्न। हमने सेल्फिशली सोचा कि अगर चलो गाड़ी अगर स्किड कर जाए तो कम से कम वी आर आउटसाइड, जो बहुत ही गलत चीज थी कि हमें नहीं सोचना चाहिए था ऐसे। लेकिन जैसे ही हम उतरे और फिर उतर के ही मैं एक कदम चलने लगी, तो मैंने देखा बहुत स्लिपरी है। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि बहुत स्लिपरी है, ध्यान से। और बोलते ही बोलते मैं खुद गिर गई। गिर के बहुत हाथ के बल पे मैंने गिरा, और बहुत हाथ पे दर्द हुआ। लेकिन उसी वक्त हमने रियलाइज किया कि हमने गलत किया, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था। आई शुड हैव बीन देयर इन द कार। माय हस्बैंड डायरेक्ट कर सकता है, लेकिन मुझे गाड़ी में होना चाहिए था। ये गलत बात है कि हम अपने लाइफ का सोचकर हम गाड़ी छोड़कर चले जा रहे हैं। तो उसके बाद हम गाड़ी से जा रहे हैं, और जहां जहां जरूरत पड़े वहां पे हस्बैंड उतर के दिखा रहे। फिर तब तक अंधेरा हो गया था, हम सुबह जो लंच में आने वाले थे, ये रात को 8-9 बज चुका है, क्योंकि वो धीरे धीरे वो 1.5 घंटे का रास्ता, मतलब 8-9 घंटा लग गए। फिर एक बहुत ज्यादा शार्प टर्न है, वहां पे हमारे सामने एक ट्रक जा रहा था। फॉर अ सेकेंड लगा कि वो ट्रक नीचे चली गई, मतलब इतनी डीप खाई है और इतने स्लिपरी है। तो हस्बैंड बोला कि 1 मिनट रुको, मैं उतर के बताता हूँ कब ब्रेक लगाना है, ताकि आराम से गाड़ी निकल सकते हैं। तो जैसे ही उतरे, ऐसे लगा जैसे कि पहाड़ के नीचे से कोई एक आदमी आके खड़े हो गए, कहाँ से आए कुछ नहीं पता। और उन्होंने आके मतलब जैसे कि गाइड कर रहे हैं, और फिर वो बहुत ही मुश्किल टर्न था। वो हमने टर्न वो गाड़ी ले लिया वो सक्सेसफुली। उसके बाद वो जो आदमी पहाड़ से, वो फिर जैसे थिन एयर में वैनिश कर गए। बाद में हमें समझ में आया कि मतलब ये गुरुजी छोड़कर और कोई नहीं थे, हमें गाइड करने के लिए आए थे, जब हम अपना सेल्फिश इंटरेस्ट छोड़कर गए थे। और दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट टर्न। फिर हम उसके बाद धीरे धीरे करके गैंगटॉक पहुंच गए। गैंगटॉक पहुंच के ऑफकोर्स वो फ्रेंड को बताया, तो सीधा वो इमरजेंसी में हॉस्पिटल गए। तो एक्सरे करके देखा गया कि मेरा हाथ टूट गया। तो उन्होंने जो भी उनका वहां पे फैसिलिटीज था, तो उन्होंने प्लास्टर वास्टर कर दिया। एंड सडनली जैसे हम निकलने वाले थे हॉस्पिटल से, वन ऑफ द डॉक्टर्स टर्न करके बोलते हैं, आप दिल्ली जाके दोबारा दिखा देना। तो दैट वाज वेरी अनयूजुअल कि डॉक्टर ने आके, मतलब इमरजेंसी में वो ऑर्थोपेडिक आए और फिर आके प्लास्टर किए, और उसके बाद ऐसे क्यों बोले। एनीवे अगले दिन हमारा फ्लाइट, हम दिल्ली आ गए। तो दिल्ली आके वो डॉक्टर ने बोला था, तो पहले हमने स्पाइनल इंजरी सेंटर में कोशिश की, क्योंकि मेरे कंपनी का वहां पे वो एम्पैनल था, लेकिन
वहां पे अपॉइंटमेंट नहीं मिला। फिर हमने देखा ऑर्थोपेडिक में और क्या पैनल है, तो एक हॉस्पिटल निकला। उस टाइम हम उस हॉस्पिटल के नाम नहीं जानते थे, रॉकलैंड हॉस्पिटल। अब शायद उसका नाम बदल के कुछ मेडियर हॉस्पिटल या कुछ है, उस टाइम रॉकलैंड हॉस्पिटल नाम से जाना था कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में। तो हमने फिर वहां पे अपॉइंटमेंट मिल गया था, हम चले गए। तो वो जो गुरुजी का रोने वाला था, मतलब पहले तो वहां पे ये एक्सीडेंट हुआ, फिर उसके बाद अब हॉस्पिटल। माय हस्बैंड इज यूजुअली अ वेरी गुड ड्राइवर एंड ही डज, मतलब एक्सीडेंट्स वगैरह नहीं होता है। लेकिन उस दिन जैसे ही हम हॉस्पिटल में टर्न करने के लिए लेफ्ट टर्न करने वाला, अचानक एक ऑटो आई और एकदम जोर से धक्का मारा कि वो डोर पूरा पिचक गया, पूरा ग्लास पूरा स्मिदर, मतलब वो सिर्फ जो सन फिल्म की वजह से जो शीशा एकदम चूर चूर हो गया था, लेकिन उसके बाद वो गिरा नहीं, बिकॉज वो सन फिल्म प्रोटेक्शन फिल्म की वजह से रुका हुआ था। फिर हम वहां पे पहुंचे, वहां पहुंच के पता लगा कि हम सोच रहे थे ऐसे ही कोई हॉस्पिटल पहुंच गए, लेकिन ये पता लगा कि वहां पे जो ऑर्थोपेडिक का हेड है वो एम्स का हेड रह चुके ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर पी के दावे, एंड आई वाज इन द बेस्ट पॉसिबल हैंड्स। और उन्होंने वहां पे डॉक्टर ने देखकर एक्सरे करके बोला कि उन्होंने वहां पे गैंगटॉक में हाथ गलत जोड़ दिया था, सो इट हैज टू बी, वो सर्जरी करके उसको तोड़ के दोबारा जोड़ना है। एंड दैट्स प्रॉब्ली द रीजन कि वहां पे उन्होंने जाते वक्त बोला कि एज इफ मतलब उनको उनसे किसी ने बोलवाया कि मतलब दोबारा दिल्ली जाके दिखा देना। तो वहां पे दिखा के फिर हम आए, एंड 1 जनवरी को उन्होंने सर्जरी का डेट किया, डॉक्टर दावे ने खुद किए वो सर्जरी। एंड 31 दिसंबर, क्योंकि वो बड़े फंक्शंस में गुरुजी ने बोले थे तो हमें जाना ही था, तो अगले दिन सुबह मेरा सर्जरी है। जब उसके पहले एनेस्थेशिया के लिए आपको खाना नहीं होता है आफ्टर सर्टेन टाइम, मैं वहां पे बैठ के गुरुजी का ब्लेस किया, लंगर पूरी सब्जी जैसे बड़े फंक्शंस में होते हैं, पूरी सब्जी हलवा सब खा के अगले दिन ये, एंड वो सर्जरी आराम से हो गया, हाथ अच्छे से जुड़ गया। और मुझे याद है एक दिन बड़े मंदिर में एम्बेसडर आंटी प्रेम शर्मा आंटी मिली थी, उन्होंने देखकर बोला क्या वो आंटी हाथ टूट गया, चलो गुरुजी जान बचा दी। ये गुरुजी का फेवरेट काम हुआ करता था, हाथ पैर तोड़ देना, क्योंकि जब भी गुरुजी का जान बचाना होता था गुरुजी ऐसे हाथ पैर तोड़ के, हाथ पैर तो आराम से जुड़ जाते, इसमें कोई थी कि मेरे अंकल को तो कितने बार ऐसे कर चुके। सो मतलब इवन जो थोड़ा बहुत डाउट था कि मतलब गुरुजी ने शायद और कुछ चीज मेरे हाथ के ऊपर से निकाल दिया, मतलब इवन दैट वाज क्लियर। एंड जब से हम गैंगटॉक में वापस आए, ऑल द स्वरूप्स, जितने जितने स्वरूप्स मेरे हस्बैंड को दिख रहा था कि मतलब रो रहे हैं, ऑल द स्वरूप्स वर बैक टू द यूजुअल स्माइलिंग थिंग, मतलब वो सारे दुख जैसे कहीं चले गए। मतलब गुरुजी हमें अभी भी गाइड करते रहते हैं, एंड गुरुजी का मतलब वो बड़े जैसे बोलते हैं कि बड़े चीज उन्होंने छोटे चीज के ऊपर निकाल दिया, कहाँ जान मतलब सेकंड लाइफ दे दिए एक सिर्फ हाथ को तोड़कर। तो मतलब सो ओनली थिंग जैसे बोलते कि मतलब गुरुजी हमें अपना शरण में रखे हमेशा और रास्ता दिखाए, और अगर हम कोई गलत चीज मांग रहे हैं तो वो हमें ना दे, लेकिन सही रास्ता पे ले चल ले, लेकिन हमेशा अपने साथ जोड़कर रखे। जय गुरुजी अंकल।